मित्रों, आप सभी का इंटेलिजेंस पीसीएस के इस ऑफिशियल मंच पे स्वागत है। हम लोग जो है टॉप 100 करंट अफेयर सीरीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसी में आज कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। ठीक है, और आज का करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज्वलंत मुद्दे हैं। ठीक है, तो इसमें पहला आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा है कि एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये अभी चर्चा में है क्योंकि सरकार ने इसको हाल ही में लॉन्च किया है। ठीक है, तो इससे अगर कहा जाए कितने कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है, तो तकरीबन 23 लाख कर्मचारी से लाभान्वित होंगे। और एनपीएस के कर्मचारियों के पास, मतलब जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत पेंशन ले रहे हैं कर्मचारी, उनके पास जो है यूपीएस में स्विच करने का विकल्प भी इसमें दिया गया है। दूसरी बात है कि राज्य अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाने का, मतलब उनके पास विकल्प भी है। ठीक है, मतलब यूपीएस स्कीम जो है ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, लेकिन अगर राज्य अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत लाना चाहें तो उनके पास भी ये विकल्प है, वो अपने कर्मचारियों को यूपीएस के ढांचे के तहत ला सकते हैं। आई बात समझ में? यूपीएस के ढांचे का मतलब जो यूपीएस का जो स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग अपनी पेंशन स्कीम राज्य भी बना सकते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के तहत अपनी पेंशन स्कीम का निर्धारण राज्यों को करने का अधिकार दिया गया है। और ऐसा करने वाला, मतलब अपने सभी कर्मचारियों को यूपीएस के तहत या यूपीएस के ढांचे के अनुरूप लाने वाला अगर पहला राज्य देखा जाए तो वो महाराष्ट्र है। 24 अगस्त को यूपीएस लागू हुआ और 25 अगस्त को ही महाराष्ट्र ने इसकी घोषणा कर दी कि वो अपने सभी कर्मचारियों को इसके तहत या इस ढांचे के अनुरूप लाएगा। ठीक है, इस ढांचे के अनुरूप लाएगा। तो ऐसा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? महाराष्ट्र बन गया है। अब यूपीएस के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। जैसे यूपीएस को मंजूरी कब दी गई थी, तो यूपीएस को मंजूरी दी गई है 24 अगस्त को, 24 अगस्त 2024 को। प्रभावी कब से होगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यूपीएस प्रभावी जो होगा वो 1 अगस्त 2025 से। कब से? 1 अगस्त 2025 से। इसको मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल की मिली है 24 अगस्त 2025 को, और ये प्रभावी कब से हो रहा है? 1 अगस्त 2025 से। ठीक है, और इसकी प्रमुख बातें क्या क्या हैं? सबसे पहले तो एक निश्चित पेंशन योजना इसमें है। क्या है? निश्चित पेंशन योजना। निश्चित पेंशन योजना में क्या है कि अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। ठीक है, जैसे जो किसी भी कर्मचारी के जो रिटायरमेंट का टाइम होगा, उसका जो लास्ट का 1 साल होगा, उसका जो औसत मूल वेतन होगा, लास्ट के 1 साल में, रिटायरमेंट वाले साल के लास्ट 12 महीने में जो औसत उसका मूल वेतन होगा, उसका 50% उसको दिया जाएगा। किसके रूप में? पेंशन के रूप में। न्यूनतम 25 वर्षों की सेवा आवश्यक होगी, लेकिन ये लाभ पाने के लिए क्या करना है? कम से कम 25 साल आपने सेवा दी हो। ठीक है, 25 वर्ष से कम सेवा देने वाले कर्मचारियों को ये लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, 25 वर्ष से कम सेवा अवधि है तो आनुपातिक रूप से ये पेंशन दी जाएगी। ठीक है, आनुपातिक रूप से, यानी जितना आपने कम सेवा की होगी आनुपातिक रूप से उतनी कम पेंशन दी जाएगी। ये बात समझिएगा कि लास्ट 12 महीनों में जो आपका वेतन है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगी। ठीक, रिटायरमेंट के मतलब टाइम लास्ट 12 महीने में जो आपका औसत वेतन था, और इसके लिए कम से कम आपने 25 सालों की सर्विस की हो। अगर 25 साल से कम की सर्विस की है तो आनुपातिक रूप से आपका वेतन घट जाए, आपकी पेंशन घट जाएगी। ठीक है, और क्या है कि यूपीएस के पात्र केवल वही लोग होंगे जो कम से कम 10 साल तक सेवा दे चुके हों। ठीक है, सुनिश्चित पेंशन में 2-3 बातें विशेष ध्यान देने योग्य हैं कि अंतिम 12 महीने का जो आपका औसत वेतन है उसका 50% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा, और ये लाभ पाने के लिए कम से कम 25 साल की सेवा जरूरी है।
अगर आपने 25 साल से कम सेवा की है तो आनुपातिक रूप से मतलब 50% से वो पेंशन आपकी घट भी सकती है। ठीक। और यूपीएस के पात्र आप तभी माने जाएंगे जब आपने कम से कम 10 साल सर्विस कर ली हो। ठीक है। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन, मतलब किसी कर्मचारी का अगर निधन हो जाता है, कोई कर्मचारी है वो पेंशन पा रहा है यूपीएस के तहत, उसका निधन हो जाता है तो जो पहले से प्राप्त पेंशन थी उसका 60% समतुल्य राशि जो है उसके परिवार में, मतलब उसके जो आश्रित होंगे, नॉमिनी होंगे, उनको मिलेगी। ठीक है। मान लीजिए कि 10,000 आप पेंशन पा रहे थे, 10,000 पेंशन पा रहे थे, तो 10,000 का 60% आपको पेंशन मिलेगी। 10,000 का 60% आपको पेंशन मिलेगी। ठीक है। तो 10,000 का 60% जैसे मान लीजिए कितना हो रहा है ये। ठीक है। तो इतनी पेंशन आपको मिलेगी। ठीक। इतनी पेंशन मतलब 6,000 रुपये पेंशन आपको मिलेगी। तो ये हो गया सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन। और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन क्या है? सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन यानी किसी को भी जो है, किसी भी कर्मचारी को न्यूनतम 10,000 रुपये पेंशन मिलेंगे। इससे कम की पेंशन किसी भी केंद्रीय कर्मचारी की नहीं होगी। सुनिश्चित पेंशन, सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन पर मुद्रास्फीति सूचकांक लागू होगा, यानी महंगाई की दर के हिसाब से भी आपकी पेंशन घटती बढ़ती रहेगी, घटती क्या बढ़ती रहेगी। ठीक है। मुद्रास्फीति सूचकांक भी इस पे लागू होगा। न्यूनतम पेंशन 10,000 मिलेगा। सुनिश्चित पेंशन का मतलब कि आपने अगर 25 सालों तक सेवा दे दी है कम से कम, तो लास्ट का जो 12 महीना का आपका औसत मूल वेतन है उसका 50% आपको पेंशन मिलेगा। अगर आपने 25 सालों से कम सर्विस की है तो आनुपातिक रूप से ये दर घट जाएगी। और न्यूनतम आपने 10 सालों तक सर्विस की है, 10 सालों तक सर्विस की है, तभी आपको यूपीएस का लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ऊपर देखिए यही तो लिखा गया ना, न्यूनतम 10 वर्ष। ठीक। तो आगे क्या है कि सेवानिवृत्त कर्मचारी ग्रेच्युटी के अतिरिक्त एक मुश्त राशि के भी पात्र होंगे। रिटायरमेंट पे एक मुश्त राशि भी मिलेगी और ग्रेच्युटी तो मिलेगी ही, यानी बोनस तो मिलेगा ही मिलेगा। अब यूपीएस के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी का योगदान वेतन, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% रहेगा। ठीक है। यूपीएस के जो कार्यान्वयन होगा, जो गवर्नमेंट कार्यान्वयन करेगी, उसमें जो वर्कर यानी कर्मचारी का जो योगदान होगा वो मूल वेतन और महंगाई भत्ता मिलाकर के 10% होगा, जबकि केंद्र सरकार का योगदान इसमें 18.5% होगा। ठीक है। मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता मिला के 10% कर्मचारी का योगदान होगा और 18.5% गवर्नमेंट का होगा। तो ये यूपीएस है। और इसी यूपीएस के तर्ज पर बजट में एक और योजना का उल्लेख किया गया है, उसको एनपीएस वात्सल्य बोला गया। ये एनपीएस वात्सल्य। ठीक है। ये योजना अभी हाल ही में लागू की गई है 18 सितंबर 2024 को। कब? 18 सितंबर 2024 को वित्त मंत्री द्वारा। हमारी वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है। निर्मला सीतारमण, यानी कि निर्मला सीतारमण ने इस स्कीम को 18 सितंबर 2024 को लॉन्च किया है। ठीक। किसके लिए है? अवयस्क बच्चों के लिए है। वयस्कता की उम्र क्या है? न्यूनतम 18 वर्ष है। तो यानी कि ये 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये स्कीम है। ठीक। इसका उल्लेख बजट 2024-25 में किया गया है। अंशदान आधारित योजना है। अंशदान इसमें कौन करेगा? क्योंकि बच्चे तो नौकरी कर नहीं रहे हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनके अभिभावक, ठीक है, उनके अभिभावक या उनके माता पिता इसमें अंशदान करेंगे। बच्चों के जो अभिभावक या माता पिता होंगे वो इसमें अंशदान करेंगे। ठीक। सब्सक्राइबर को प्रतिवर्ष न्यूनतम 1,000 रुपये का योगदान करना होगा। मतलब जो इस योजना को सब्सक्राइब करना चाहता है, जो इस योजना का उपभोग करना चाहता है, उनके गार्जियन कम से कम 1,000 रुपये का योगदान प्रतिवर्ष करते रहेंगे और अधिकतम योगदान की कोई सीमा नहीं, जितना आप चाहें कर सकते हैं। माता पिता अथवा अभिभावक अंशदान करेंगे, ऊपर बताया ही गया।
बच्चे के वयस्क हो जाने पर यह योजना आसानी से एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। अभी क्या है, अवयस्कता तक मतलब 18 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए इसको नाम दिया गया है एनपीएस वात्सल्य। क्या नाम दिया गया है? एनपीएस वात्सल्य। जैसे ही बच्चा वयस्क हो जाएगा यानी 18 साल प्लस का हो जाएगा तब इसको केवल एनपीएस यानी एनपीएस में यह योजना अपने आप बदल जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार आयोग ने इसको पूछा है तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। अगला टॉपिक जो हमारा है, क्या टॉपिक है? देखिए अगला टॉपिक हमारा है कि NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की गई है। NIRF का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। इसको आरंभ अगर कब किया गया था ये पूछ लिया जाए तो ये आरंभ हुआ था 29 सितंबर 2015 को। किसने आरंभ किया था? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट से रिलेटेड है, शिक्षा मंत्रालय ही आरंभ करेगा। तो 29 सितंबर 2015 को केंद्र सरकार ने इसको आरंभ किया था। लेकिन इसका प्रथम संस्करण कब जारी हुआ था अगर ये पूछ लिया जाएगा तो ये अप्रैल 2016 में। ठीक है, योजना आरंभ हुई थी 29 सितंबर 2015 को और इसका प्रथम संस्करण जो जारी हुआ था अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। उद्देश्य क्या इसका है? देश भर में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंकिंग प्रदान करने के लिए कार्य प्रणाली की रूपरेखा तैयार करना। ठीक, अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि 12 अगस्त 2024 को NIRF इंडिया रैंकिंग 2024 जारी की गई है शिक्षा मंत्री द्वारा और ये इस योजना का 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 9वां। कुल 8 श्रेणियों में जारी किया जाता है। समग्र श्रेणी, कॉलेज श्रेणी, विश्वविद्यालय श्रेणी, अनुसंधान श्रेणी, ठीक है, नवाचार श्रेणी, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी और कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी। फिर से एक बार रिपीट कर देना है, इसको याद रखिएगा। समग्र श्रेणी, कॉलेज श्रेणी, विश्वविद्यालय श्रेणी, अनुसंधान श्रेणी, नवाचार श्रेणी, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी और मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी, कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी। आगे देखिए, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, मुक्त विश्वविद्यालय तथा कौशल विश्वविद्यालय श्रेणियाँ 2024 में पहली बार शामिल हुई हैं। 3 श्रेणियाँ ऐसी हैं जिनको 24 में पहली बार शामिल किया गया है, 3 श्रेणियों को। ठीक है, 3 श्रेणियों को 2024 में पहली बार शामिल किया गया। कौन कौन सी है? राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी नंबर 1, नंबर 2 है मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी और नंबर 3 है कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी, मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी और कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी, ये तीनों इसलिए इंपॉर्टेंट है कि तीनों पहली बार शामिल की गई है। ठीक है, और 8 विभिन्न विषयों मतलब 8 श्रेणियाँ तो है ही प्लस 8 अलग अलग विषय भी इसमें हैं। 8 विषय भी इसमें शामिल हैं अलग अलग, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8 श्रेणी तो है ही प्लस 8 विषय भी शामिल हैं। तो समग्र रैंकिंग में अगर देखा जाए तो प्रथम स्थान IIT मद्रास को मिला है, लगातार 6ठी बार है। 2019 से 24 तक ये लगातार पहले स्थान पे बना हुआ है IIT मद्रास। किसमें? समग्र रैंकिंग में। अगर अभियांत्रिकी विषय में देखा जाए तो IIT मद्रास इसमें भी है, यानी समग्र रैंकिंग और इंजीनियरिंग इन दोनों में IIT मद्रास पहले स्थान पे है। समग्र रैंकिंग में लगातार 6ठे वर्ष है और इंजीनियरिंग में लगातार 9वें वर्ष है। विश्वविद्यालय श्रेणी में अगर देखा जाए तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc जो है बेंगलुरु, ये लगातार 9वें वर्ष पहले स्थान पे है विश्वविद्यालय श्रेणी में। ठीक है, विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले स्थान पे है। अनुसंधान श्रेणी यानी रिसर्च श्रेणी में अगर देखा जाए इसमें भी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु लगातार 4थे वर्ष पहले स्थान पे है। तो समग्र और इंजीनियरिंग में टॉप पर है IIT मद्रास। ठीक, विश्वविद्यालय और अनुसंधान में टॉप पर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु,
ऐसे इसको लिंक करके याद कर सकते हैं। अब समग्र श्रेणी में जो टॉप 5 संस्थान हैं उनको हम देख लेंगे। तो पहले स्थान पे आईआईटी मद्रास है। इसका स्कोर कितना है? 86.42। स्कोर भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्कोर भी परीक्षा में पूछा गया है कई बार, तो स्कोर भी ध्यान रखिएगा। दूसरे स्थान पे है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। इसका स्कोर कितना है? 83.28। तीसरे पे है आईआईटी बॉम्बे। इसका स्कोर है 81.37। चौथे स्थान पे है आईआईटी दिल्ली। इसका स्कोर है 80.31। और पाँचवें स्थान पे है आईआईटी कानपुर। इसका स्कोर है 77.56। अब हम उत्तर प्रदेश के टॉप 5 की रैंकिंग देख लेते हैं। पाँचवें स्थान पे यानी उत्तर प्रदेश का जो पहला रैंक वाला संस्थान है वो समग्र रैंकिंग में 5वें स्थान पे है आईआईटी कानपुर। इसका स्कोर क्या है? 77.56। यूपी का जो दूसरा संस्थान है जो समग्र रैंकिंग में 11वें स्थान पे है वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी है। 67.56 इसका स्कोर है। ठीक है। यूपी का जो तीसरा संस्थान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। 64.17 स्कोर के साथ ये 16वें स्थान पे है समग्र रैंकिंग में। ठीक। और यूपी का जो चौथा संस्थान है वो 30वें स्थान पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है। ये 58.69 इसका स्कोर है आईआईटी बीएचयू का। ठीक है। और पाँचवें स्थान यानी समग्र में 49वां स्थान जिसको मिला है एमिटी यूनिवर्सिटी गौतम बुद्ध नगर है 54.04 के साथ। तो उत्तर प्रदेश के टॉप 5 संस्थान जो एनआईआरएफ में जगह बनाने में सफल हुए हैं आईआईटी कानपुर, बीएचयू वाराणसी, एएमयू अलीगढ़, आईआईटी बीएचयू और एमिटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और विभिन्न श्रेणियों में अब शीर्ष स्थान पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। विश्वविद्यालय श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले स्थान पे है। ठीक है। कुल 8 श्रेणियों में जारी हुआ है और उसके बाद विभिन्न विषयों में भी जारी हुआ है। अभी आगे देखिए हम विषयों की भी चर्चा करेंगे। ये तो विभिन्न श्रेणियों में अगर विश्वविद्यालय श्रेणी में देखा जाएगा तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु पहले स्थान पे है। कॉलेज श्रेणी में देखा जाएगा तो हिंदू कॉलेज दिल्ली है। अनुसंधान श्रेणी में देखा जाएगा तो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। नवाचार में आईआईटी बॉम्बे है और मुक्त विश्वविद्यालय में इग्नू है। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है। कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी में सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे महाराष्ट्र है। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि पहली बार जारी हुआ है। ठीक। और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भी पहली बार जारी हुआ है। तो इसमें अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई टॉप पर है। अब विभिन्न विषयों के जो टॉप संस्थान हैं उनको देख लेते हैं। इंजीनियरिंग में आईआईटी मद्रास है। प्रबंधन में आईएम अहमदाबाद है। फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली है। चिकित्सा में एम्स नई दिल्ली है। दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई है। विधि में कौन है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु है। वास्तुकला एवं नियोजन में आईआईटी रुड़की है। और कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली है। ठीक है। तो ये एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार हम फिर से जल्दी से इसका रिवीजन करवा देते हैं। एनआईआरएफ रैंकिंग जो जारी हो रही है वो 29 सितंबर 2015 को इसकी शुरुआत की गई थी। प्रथम संस्करण अप्रैल 2016 में जारी हुआ था। अभी हाल ही में 12 अगस्त 2024 को इसकी रैंकिंग जारी हुई है। ये 9वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? ये 9वां है। एक मिनट कलर चेंज कर लें ताकि आपको अच्छे से अलग अलग दिखे। ठीक है। तो ये कौन सा संस्करण है? 9वां संस्करण है ये। ठीक। और कुल 8 श्रेणियों में जारी किया गया है। समग्र कॉलेज विश्वविद्यालय अनुसंधान नवाचार राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय मुक्त विश्वविद्यालय कौशल विश्वविद्यालय। 3 श्रेणियां पहली बार आई हैं, राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय और मुक्त विश्वविद्यालय और कौशल विश्वविद्यालय। ये 3 श्रेणियां प्रथम बार आई हैं। ठीक है। इन 3 श्रेणियों को ज़्यादा अच्छे से हमको ध्यान देना है क्योंकि ये तीनों श्रेणियां क्या हैं? पहली बार आई हैं।
ये 3 श्रेणियाँ जो है पहली बार आई हैं, ठीक है। तो इन तीनों को हमको विशेष तौर पे ध्यान देना है। और क्या है इसमें, विभिन्न श्रेणियों के तहत जो रैंकिंग जारी हुई है उसमें समग्र रैंकिंग में पहला स्थान आईआईटी मद्रास का है, ठीक है। अभियांत्रिकी में पहला स्थान आईआईटी मद्रास का है, लगातार 9वें वर्ष पहला स्थान बनाया है। और समग्र रैंकिंग में लगातार 6ठे वर्ष पहला स्थान बनाया है। विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, ठीक है। और अनुसंधान श्रेणी में प्रथम स्थान भी भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है। और आईआईटी मद्रास टॉप पे है, फिर भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु है, फिर आईआईटी बॉम्बे है, फिर आईआईटी दिल्ली है, फिर आईआईटी कानपुर है। अगर हम यूपी के संस्थानों की बात करें तो आईआईटी कानपुर, बीएचयू वाराणसी, एएमयू अलीगढ़, आईआईटी बीएचयू और एमआईटी यूनिवर्सिटी, ये टॉप 5 हैं उत्तर प्रदेश के। अगर विभिन्न श्रेणियों की बात करें तो विश्वविद्यालय श्रेणी में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है, विश्वविद्यालय श्रेणी में, ठीक है। और कॉलेज श्रेणी में पहला स्थान हिंदू कॉलेज नई दिल्ली को प्राप्त हुआ है। अनुसंधान श्रेणी में पहला स्थान भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को प्राप्त हुआ है। नवाचार श्रेणी में आईआईटी बॉम्बे को प्राप्त हुआ है। और मुक्त विश्वविद्यालय श्रेणी में इग्नू दिल्ली को प्राप्त हुआ है। कौशल विश्वविद्यालय श्रेणी इंपॉर्टेंट है, पहली बार जारी हुई है, सिम्बायोसिस स्किल एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे को प्राप्त हुआ है। राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय श्रेणी में अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार एनआईआरएफ रैंकिंग विभिन्न विषयों में जारी हुई है। अभियांत्रिकी में पहला स्थान आईआईटी मद्रास, प्रबंधन में आईआईएम अहमदाबाद, फार्मेसी में जामिया हमदर्द नई दिल्ली, चिकित्सा में एम्स नई दिल्ली, दंत चिकित्सा में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और विधि में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ बेंगलुरु, वास्तुकला में आईआईटी रुड़की और कृषि और संबद्ध क्षेत्र में नई दिल्ली। तो ये आज का जो करंट अफेयर्स था, टॉप 100 करंट अफेयर सीरीज का, इसको आप देखिए। वीडियो अगर आप अच्छे से एक बार देख लेंगे तो इसको दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितनी फैक्ट या जितने पॉइंट इसमें से पूछे जा सकते हैं, आपके चाहे आरओ परीक्षा में हो, चाहे बीपीएससी में हो और चाहे यूपीपीसीएस में हो, ठीक है, सबके लिए हमने इसको एक साथ कवर करवा दिया है। आप लोग इसको देखिए, समझिए, कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए और लाइक और शेयर भी चैनल को करते रहिए। धन्यवाद।